नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। बस्तर, ये नाम जब भी आप सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एक समय होता था कि जब बस्तर का जिक्र किया जाता था तो बस्तर का पर्याय कहा जाता था नक्सलवाद को। नक्सलवाद बस्तर की छवि हुआ करता था, लेकिन आज बस्तर की छवि बदल रही है, बस्तर बदल रहा है। लेकिन इसी के साथ बस्तर के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और आज के इस पॉडकास्ट में हम बस्तर को लेकर ही चर्चा करने वाले हैं। क्या चुनौतियां हैं, कितनी छवि बदली है, कितने बदलाव हुए हैं और क्या बदलाव होने बाकी हैं। मेरे साथ आज के खास मेहमान जो इस पॉडकास्ट में शामिल हैं, बस्तर से ही सांसद महेश कश्यप जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के इस मंच पर। नमस्कार सर। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा कि एक समय होता था कि बस्तर की छवि नक्सलवाद की छवि हुआ करती थी। क्या वाकई लग रहा है कि वो टैबू, वो जो एक कलंक बस्तर पर था, वो अब हट रहा है, धीरे धीरे मिट रहा है, बस्तर बदल रहा है? निश्चित ही पूजा जी, बस्तर बदल रहा है और बस्तर को बदलने के पीछे एक शख्स को मैं ज़रूर याद करूंगा। 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करके दिया। उससे पहले छत्तीसगढ़ को काला पानी का सज़ा माना जाता था और उसी काला पानी का सज़ा माने जाने वाले बस्तर में माओवाद, नक्सलवाद, गरीबी, अशिक्षा से जूझता हुआ बस्तर को, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ने के लिए अटल जी ने एक रास्ता प्रशस्त किया और लगातार रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं के साथ हमारी सरकार लोगों तक पहुंच रही है और लोगों का विकास के लिए हम आगे बढ़ते रहे हैं। और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का, बस्तर का विकास निरंतर होता रहा। लेकिन दुर्भाग्य से 2018 में फिर से 60 साल शासन करने वाले कांग्रेस का सरकार आई और उनके कारण फिर से वही माओवाद, वही अशिक्षा, गरीबी और भ्रष्टाचार जैसे उनके नीति के कारण फिर से छत्तीसगढ़ पीछे 10 साल पीछे चला गया। लेकिन 2023 में फिर से आदरणीय विष्णुदेव साय की सरकार आई और लगातार छत्तीसगढ़ का विकास का बाहर आगे बढ़ने लगा है। आदरणीय मोदी जी के गारंटी का योजना धरातल पर पहुंचने लगा। ये विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन वही चीज़, जैसा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई जिस वजह से नक्सलवाद बढ़ा और राज्य पीछे चला गया, लेकिन भूपेश बघेल ये कहते हैं कि हमने लोगों के भीतर भरोसा पैदा किया, हमने ज़मीन दी, हमने कर्ज माफ़ किए और इसी वजह से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। और अब जो बचे कुचे जो गाँव हैं जहाँ पर नक्सलवाद बचा है, वहीं पर सरकार काम कर रही है, लेकिन हमने शुरुआत इसकी कर दी थी। देखिए, भूपेश बघेल जी के सरकार के आने से पहले 36 वादे किए थे गंगा जल लेके। 36 वादे तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, चावल घोटाला, कोयला घोटाले जैसे घोटाला की और आज उनके बहुत सारे नेता मंत्री जेल जाने में नंबर लगा हुआ और भूपेश बघेल जाके अभी नंबर लगा है। लेकिन हमारे मोदी जी के गारंटी के तहत आदरणीय विष्णुदेव साय जी के साय विकास के कारण 8 से 10 बड़े गारंटी को हमने पूरा किया, जिसमें से प्रधानमंत्री आवास है, जिसमें से महतारी वंदन योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे बहुत सारे योजना को हमने पूरा किया, जिसके चलते लगातार लोगों का विकास, रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ माओवाद के नाम से जाना जाने वाला बस्तर को माओवादी के खात्मे के लिए हमारी सरकार के द्वारा हर 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस का कैंप खोलना और नियत नीलानार योजनाओं के माध्यम से गांव तक रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधा पहुंचाने का काम निरंतर चल रहा है। और वहां के जो युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र के और राज्य के विभिन्न योजनाओं के साथ उनको जोड़ने का काम चल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में आदरणीय अमित शाह जी ने जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से ख़त्म किया, भगवान राम का मंदिर बना दिया, 3 तलाक जैसे कानून ख़त्म कर दिया, ऐसे बहुत बड़े बड़े निर्णय लिया। और ऐसा ही बस्तर के माओवाद के खात्मा के लिए 2026 तक एक प्रकार से लक्ष्य रखा गया और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जाबाज जवानों के द्वारा लगातार मुठभेड़ करके और इनकाउंटर करके सर्चिंग करके माओवाद के खात्मे की ओर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित ही 2026 में बस्तर में माओवाद खात्मा महेश जी, देखिए, ये टारगेट लिया गया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और ये बहुत लंबी लड़ाई जो दशकों से हमने देखा है कि प्रदेश ने किस तरीके से झेली है, क्या क्या चुनौतियां सामने आई हैं। और अब हर रोज हम खुद खबरें सुनाते हैं, पढ़ते हैं कि कई नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, कई मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, तो सरकार इस पर काम कर रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वैचारिक तौर पर नक्सलवाद को खत्म करना
ये इतना आसान काम होगा जो एक टारगेट 2026 तक लेकर चला जा रहा है? निश्चित ही इस सशस्त्र माओवाद को खात्मे के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वैचारिक माओवाद, वैचारिक नक्सलवाद को भी खात्मा करना हमारा लक्ष्य है। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ बस्तर के लोगों को, देश के लोगों को, धारा 370, 35 ए खत्म करके आतंकवाद खत्म कर सकते हैं, पूर्वोत्तर से अलगाववाद खत्म कर सकते हैं, इस देश में आतंकी विस्फोट खत्म हो सकता है। तो माओवाद क्या चीज़ है? बस वहाँ के लोगों की इच्छा शक्ति का ज़रूरत है, और वहाँ के लोग आज वास्तव में सरकार के साथ खड़े हैं, चाहे युवा हो, महिला हो, बड़े बुजुर्ग हो, क्योंकि उन्होंने उस माओवाद का जो नरसंहार को देखा है। 2000 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए हैं, 1500 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, और वो लोग बताते हैं जल जंगल ज़मीन का हम अधिकार दिलाने। अब वहाँ के लोग समझ चुके हैं वास्तव में कौन हमारे हितैषी है, किसके कारण कि कौन हमारे हित का रक्षा कर सकता है, कौन हमारा विकास चाहता है। तो इसीलिए ऐसा जो भी वैचारिक आतंकवाद हो, चाहे सशस्त्र नक्सलवाद हो, वो अब टिकने वाला नहीं है। लेकिन वही जब सवाल ये आता है, एक तरफ तो देखिए आप कह रहे हैं कि माओवाद का एक युग खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ क्या आपको लगता है कि अब छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को एक नई सुबह की ज़रूरत है? क्योंकि हर रोज़ जो धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से धर्मांतरण के केसेस, मतलब जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ तक अपने पाँव पसार रहे हैं। इतना आसान क्यों हो जा रहा है आदिवासियों को टारगेट करना, जबकि आदिवासी वो समाज है जो हज़ारों सालों पुरानी अपनी संस्कृति को भी सहेज के आज तक रखे हुए? निश्चित ही दुर्भाग्य से आज़ादी के 78 वर्ष के बाद भी हम लोग नक्सलवाद, माओवाद, अलगाववाद या अपना संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं गौरव के साथ बता सकता हूँ, गौरव के साथ हमारा गौरवशाली इतिहास को मैं याद कराना चाहूँगा। जब 800 साल मुगलों का साम्राज्य हुआ, 200 साल अंग्रेज़ों का शासन रहा, तब भी हमारे बस्तर के लोग अपना संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी जल जंगल ज़मीन को सुरक्षित रखा। लेकिन आज़ाद भारत के 30-40 वर्ष के अंदर चाहे माओवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, ये विचारधाराएं आया, और इसको पोषण करने वाले, संरक्षण देने वाले, 60 साल शासन करने वाले इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन आज अपनी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी अस्मिता को रक्षा करने के बस्तर के जनजाति समाज के साथ साथ सभी समाज के लोग आज सामने आ चुके हैं, रोड में उतरने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, पेशा कानून लागू है, और विशेष अधिकार हमको है। अभी अभी एक मामला आया, आपको भी मालूम होगा, हमारे जनजाति समाज के बेटियों को बाहर काम के नाम पे, उनको शिक्षा के नाम पे उनको अलग अलग नाम से बाहर ले जाया जाता है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, जो अबुझमाड़ क्षेत्र है, आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी कोई भी सामान्य व्यक्ति वहाँ घुस नहीं सकता। अबुझमाड़िया जनजाति जो है, महामहिम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। उन बेटियों को काम के नाम पे, इलाज के नाम पे बाहर ले जाया जा रहा था, तो किसके परमिशन से लोग घुसे, वो कैसे वहाँ तक गए? आज बस्तर का आदमी आसानी से नहीं घुस सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये माओवादी का कनेक्शन तो नहीं है, इनके साथ कोई संरक्षण तो, इनका तो संबंध नहीं है, इसलिए तो आसानी से पहुंच के वहाँ के बेटियों को बाहर ले जाया जा रहा है। और रही बात, वो लोग काम कराने के लिए ले जा रहे थे, उनका हितैषी है, तो वहाँ क्यों नहीं गए? उनको वहाँ से एक विशेष दलाल के द्वारा दुर्ग रेलवे स्टेशन में बुलाया जा रहा है, वहाँ से अलग अलग जगह ले जा रहा है। कल के दिन कोई घटना होता है जिसके जिम्मेदार कौन? कांग्रेस का आपने बयान सुना, राहुल गांधी तक ये कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी है ये अवैध तरीके से की गई है, ये ठीक नहीं है, इसका विरोध करते हुए भी नजर आए। देखिए, उनका राजनीतिक अस्तित्व आज राजनीति खत्म हो चुका है, परिवार आज राजनीति खत्म हो गया है। अब कहीं ना कहीं धर्म के आड़ पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे आज राजनीति करने के लिए मजबूर है। कांग्रेस के लोगों ने 60 साल देश के लोगों के साथ जनजाति हितैषी बनने का कभी ढोंग करते हैं, कभी आदिवासी हितैषी बनते हैं, कभी दलित हितैषी बनते हैं, तो ये सब चलने वाला नहीं है। तो आज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे लोगों का संरक्षण करते हैं जो देश के विरोध में, जैसे आज हमारे पुलवामा में हमारे 26 लोगों को नृशंस हत्या किया गया, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके लिए भी ये लोग खड़े हो जाते हैं, उसका भी संरक्षण देने लगते हैं। ऐसे ही ये लोग उनका संरक्षण कर रहे हैं। वास्तव में वो निर्दोष है, तो इनको इतना चिंता करने का क्या जरूरत है? न्यायालय का मामला है, पुलिस का काम है। जी, एक बात बताइए, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, आप भी शायद इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो धर्मांतरण के मामले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं लालच देकर, लोभ देकर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कुछ भी हो, ये लोभ लालच देकर उन्हें कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसाया जाता है। तो क्या आप इस बात को स्वीकारते हैं कि कहीं ना कहीं अभी ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी दिक्कत है?
जिसकी वजह से उनका धर्मांतरण कराना इतना आसान हो जाता है? मैंने पहले ही बता दिया कि बस्तर को आज से 25 वर्ष पहले बस्तर क्षेत्र को काला पानी का सजा माना जाता था। रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं था। हमारी सरकार आज उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन उसी का फायदा उठा करके सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य का आड़ लेकर लोगों तक ये लोग पहुँच रहे हैं। कहीं लोगों को शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, सेवा के नाम पे, ठीक है वो सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य का काम कर रहे हैं, तो इसके बदले में किसी का धर्म बदल देंगे क्या? किसी का मतलब अस्तित्व मतलब समाज को माँ पिताजी से अलग कर देंगे, भाई भाई से लड़ाई करेंगे? तो आज बस्तर जलने की स्थिति में खड़ा हुआ है, मतलब जलने आपस में टकराहट का स्थिति बन रहा है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? आपको क्या ऐसा लगता है महेश जी कि आदिवासियों का अस्तित्व इस तरीके से खतरे में पड़ सकता है? देखिए, आज पूरा विश्व का एक इतिहास उठा के देखिए, किसी भी समाज को अगर ख़त्म करना है, उस समाज का संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, पूजा पद्धति ख़त्म कर दो, समाज ही खत्म हो जाएगा। किसी देश को ख़त्म करना है, उस देश का संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, पूजा पद्धति खत्म कर दो, देश खत्म होगा। ऐसा दुनिया में बहुत सारा इतिहास है। आज इजराइल का ही नाम ले सकते हैं, एक समय इजराइल दुनिया के नक्शे में मिटा दिया गया था। तो ऐसा ही हमारा बस्तर केरल राज्य से बड़ा क्षेत्रफल होने के बाद भी मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में अपना संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी गौरवशाली इतिहास को हमारे पूर्वजों ने सुरक्षित रखा। लेकिन आज ऐसा हो रहा है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आज वहाँ की जनता, जैसे आपको एक चीज़ बता दूँ, जब अंग्रेजों के ज़माने में बैला डीला का लोहा, हमारा एक जल जंगल ज़मीन, हमारा एक गौरव बस्तर का पहचान है, अंग्रेजों के द्वारा हैदराबाद का निजाम को बेचा गया था, लेकिन उसको भी हमारे पूर्वजों ने बिना संविधान, बिना पुलिस, बिना सरकार का बचा सकते। तो आज हमारे पास सरकार है, संविधान है, कानून है, पुलिस है, तो इसलिए आज हमारे समाज के लोग सामने आ रहे हैं और इसका रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और है मेरा सर आपसे, क्योंकि देखिए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कांकेर के एक गाँव से आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि उस गाँव के बाहर पोस्टर लगा दिए गए कि यहाँ पर कोई भी पादरी या कोई भी पास्टर की एंट्री नहीं होगी। ग्राम सभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया, क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं कि उनकी संस्कृति कहीं ना कहीं खतरे में है। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बस्तर, वही बताया मैं, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेशा कानून विशेष रूप से लागू है और पेशा के अंतर्गत ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिया गया है। धारा 129 घ के अंतर्गत विशेष ग्राम सभा का धारा 7 के तहत गांव के सांस्कृतिक, पारंपरिक, रूढ़िगत परंपरा को सुरक्षित एवं संरक्षित करने का अधिकार ग्राम सभा को है। अगर ग्राम सभा को इतना अधिकार है, उसके बाद भी ये लोग कैसे वहाँ पहुँच रहे हैं? जैसे अभी हमारे अबूझ माड़ के बहनों को वहाँ से बाहर ले जाया जा रहा था, तो उसको वहाँ तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, पेशा कानून है। ग्राम सभा के अनुमति के बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं लग सकता, ग्राम सभा के अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ग्राम सभा के अनुमति के बिना वहाँ की संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग फिर भी एक तरफ संविधानिक का हवाला देके लोकतंत्र देश में सर्वधर्म धर्मनिरपेक्ष का राष्ट्र और धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का हम सम्मान करते हैं, आप अपना धर्म का सम्मान करिए, पूजा पाठ करिए, लेकिन किसी धर्म को लोभ लालच छल से अगर किसी का धर्म बदल दोगे और आपस में लड़ाने का काम करोगे, तो ये कोई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देता। तो ये हमारे लोगों का विरोध है और जनप्रतिनिधि होने के नाते भी हम भी इसके समर्थक हैं। अच्छा सर, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है और एक अपनी संस्कृति का परिचय जो आदिवासी समाज है वो हर बार हम देखते हैं कि देता है, लेकिन एक रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत गर्माता है। और जब अपनी एक संस्कृति की पहचान रखने वाले आदिवासी समाज, आपको लगता है कि सामाजिक न्याय की जो मांग करते हैं, तो उस पर सरकार का क्या स्टैंड होता है? क्योंकि विपक्ष भी लगातार इसको लेकर आपको घेरता है। देखिए, आज पूरे दुनिया में, विश्व में 193 देश में जनजाति आदिवासी समाज के लोग रहते थे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का रिपोर्ट है। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर गहराई से जानने का कोशिश करेंगे तो कौन सा देश में, किस क्षेत्रफल में कौन सा जनजाति समाज के लोग रहते थे और आज वर्तमान में क्या स्थिति है, तो उसके आंकड़े के अनुसार तो आज दुनिया में आदिवासी खतरे की ओर है, खात्मे की ओर है। और खात्मे का अगर कारण ढूंढेंगे तो आज ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड, जितने भी देश हैं, ये यहाँ के जनजाति समाज के लोग आदिवासी गए कहाँ? और इसका पीछे का जिम्मेदार अभी जिसका नाम आप लिए, जो लोग अपने संस्कृति को बदला, परंपरा को बदला, धर्मांतरण किया, उसी के कारण वह आदिवासी खत्म हो गया। तो ये स्थिति बस्तर में भी करना चाहते हैं, भारत में भी करना चाहते हैं। इसलिए आदिवासी समाज के लोग अपने अस्तित्व और अपना अधिकार के लिए अब इस दिन का मांग रखते हैं और सरकार भी इसकी ओर गंभीरता से ध्यान में रखते हुए उनके मांग के अनुरूप, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार आने वाले समय में कानून बनाने की बात का चल रहा है, ऐसे ही महीने भी जब अभी का जो ननवाला कांड में विपक्ष के नेता लोग, आपने बोला था जी, विपक्ष के नेता लोग संसद में भी रोज का हंगामा कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है, मैंने भी मांग रखा है,
हमारी संस्कृति, हमारी समाज, हमारे विशेष क्षेत्र का संरक्षण के लिए कोई कानून बनना चाहिए रक्षा के लिए। तो इस प्रकार से उनके पक्ष में जी। जैसे पूरे विपक्ष के नेता, बड़े बड़े लोग, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे लोग आते हैं, बस्तर के बारे में कभी विचार नहीं करते। आज रोज लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ के लोगों का क्या स्थिति, जीवन स्तर क्या है, इसके बारे में नहीं सोचा। तो सर, अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए और ये धर्मांतरण के खिलाफ कोई बड़ा कानून सरकार लेकर आ सकती है? निश्चित ही सरकार इसके लिए कानून बनाएगी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि हम जनता के मांग के अनुरूप हम कानून बनाएंगे। और जो मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 में जो मध्य प्रदेश में जो धार्मिक स्वतंत्र अधिनियम लागू हुआ था, उसमें स्पष्ट कहा गया है अगर कोई भी व्यक्ति धर्म अपना त्याग करके दूसरा धर्म अपनाना चाहता है तो एक सरकार के पास एफिडेविट देना चाहिए, और वो स्वेच्छा से जा रहा है या दबाव से, वो सारी एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं करते लोग। अब जब हम हमारे वहाँ के सामाजिक संगठन के लोग पूछते हैं कितने लोग धर्मांतरित किए हैं या उन लोग अलग कब्रिस्तान, अलग चर्च की मांग करते हैं, सरकार के रिकॉर्ड में 0 है, एक भी नहीं है। लेकिन जब विवाद होता है, एक भाई दो भाई के बीच में विवाद होता है तो एक भाई के ऊपर अल्पसंख्यक का धारा लगता है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, अल्पसंख्यकों पर हिंसा। तो इस प्रकार से एक प्रकार से दोहरा लाभ लेके हमारे आदिवासी समाज का अस्तित्व खतरे में है, इसीलिए लोग आज रोड में आने के लिए मजबूर है और लगातार मांग सरकार से कर रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगी। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर हाई कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उन्होंने एक याचिका दायर की है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, आज छत्तीसगढ़ सरकार के 5 साल का इतिहास उठा के देखिए, ये लोग तो बड़े बड़े दावे किए, 36 वादे किए, लेकिन जिसमें शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव घोटाला, ऐसे बड़े घोटाले किए, 5-7 घोटाले, जिसके चलते आज उनका एक कैबिनेट मंत्री, आबकारी मंत्री, मेरे प्रतिद्वंदी संसद में चुनाव में प्रतिद्वंदी रहे, आज जेल में है। और कहीं ना कहीं उसका तार भूपेश बघेल से जुड़ा है, उनका बेटा चैतन्य से जुड़ा है, और भी बड़े लोग फंसने वाले हैं। और इसीलिए डर के लिए, एक तो चैतन्य बघेल अभी जेल जा चुका है, उसमें शराब घोटाले का मामला है, महादेव का भी मामला है, कोयला घोटाला का भी तार जुड़ा हुआ है। आज भूपेश बघेल को भी अब डर सताने लगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं ना सर, वो पहले ही बोल रहे हैं कि कोयला घोटाला हो, महादेव सट्टा ऐप घोटाला हो, हमें अपनी भी गिरफ्तारी की आशंका है। भूपेश बघेल तो खुद इस बात का तो इसलिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका पहले से लगा के घूम रहे, लेकिन लोगों का पैसा लूटोगे। अभी शराब घोटाले में 3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला ये लोगों ने किया है। महादेव ऐप घोटाले में सैकड़ों करोड़ों रुपये का घोटाला किया है। कोयला घोटाला में, पीएससी घोटाला में, तो जनता का पैसा लूटोगे, जनता का अधिकार से तुम डाका डालोगे, तो फिर जेल जाने का लाओ क्या तुम्हारे? नहीं, उनकी तरफ से कहा जाता है कि जो गिरफ्तारियां हैं ना, ये पूरे देश भर में चल रही हैं। कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो, वो ये कह रहे थे कि जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, ईडी जैसी, वो आरोप पत्र टुकड़ों में दाखिल करती हैं, जारी करती हैं। जब पहले प्राथमिक तौर पर आरोप पत्र आता है, उसमें नाम नहीं होता, फिर अचानक से गिरफ्तारी भी हो जाती है, फंसा भी दिया जाता है। ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, चोर चोरी करते हुए अकेला पकड़ा जाता है, लेकिन चोर बाद में बताता है कि मेरे साथ देने वाला ये भी है, वो भी है, वो भी है, उसके बाद उसका नाम जुड़ता है। इसी प्रकार ये जो घोटाले हैं, इतना बड़ा रैकेट है इसके पीछे, कहीं ना कहीं ईडी के पास इसका सबूत होगा, तभी तो वो कार्रवाई कर रही है। और यही लोग जब सीबीआई, ईडी ये लोगों को अपना सरकार के रहते समय तो अच्छा बताते थे, अब हमारे सरकार आ गए तो उन्हीं के ऊपर आरोप लगाते, कभी चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाएंगे, कभी पुलिस के ऊपर लगाएंगे, कभी सीबीआई के ऊपर। तो इस प्रकार अपना बचने के लिए ये इस प्रकार आरोप लगा के नहीं बच सकते। और ये भी कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता शामिल हो जाता है, सदस्यता ले लेता है, तो उसके सारे दाग वॉशिंग पाउडर की तरह धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन में। देखिए, वो जांच का विषय है, और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी संगठन का हो, उसके लिए सजा का प्रावधान है। कानून नियम अपना काम करेगा, वो होता है, होता रहा है, होगा भी। तो इस प्रकार से आरोप लगा के, दूसरे को आरोप लगा के अपना बचने के लिए हथियार बनाओगे तो ये हथियार काम नहीं आएगा। ठीक है सर, ये भी बताइए, क्योंकि देखिए आप एक ऐसे घर से आते हैं जहाँ पर आप किसानी को बहुत नज़दीक से आपने देखा है। प्रदेश में खाद की किल्लत की वजह से किसानों को दिक्कत हुई, और अभी बारिश की वजह से जो भी नुकसान किसानों का हुआ, उसको लेकर सरकार की क्या रणनीति है? देखिए, खाद की किल्लत जितना मतलब ये लोग बाउंडर करते हैं, जितना मतलब हंगामा करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं, खाद का कोई किल्लत नहीं है।
किसान अपना खेती कर रहा है और लगातार किसान आगे बढ़ रहे हैं। उनको किसान सम्मान निधि भी मिल रहा है, उनको केसीसी कार्ड से लोन भी मिल रहा है, खाद भी मिल रहा है और इसीलिए किसान समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी एक किसान परिवार का बेटा हूं, लेकिन यही कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं अवैध भंडारण करके काला बाजारी करने का काम करते रहे। आज उनका रास्ता बंद हो गया है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इस प्रकार से आरोप लगा के वो नहीं, खुद। एक तो लाइनों में तो किसान लगे होते हैं ना। देखिए कई देखो आजकल सिस्टम ऐसा है कि ऑनलाइन सिस्टम है, कभी कंप्यूटर खराब हो गया, कभी देने में एंट्री करने में खत्म, और लाइन तो लगना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो तकलीफ होगा क्योंकि इतना बड़ा देश है, 1 अरब ये किसानों का ये रहता है ना कि हम सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहते हैं, बावजूद इसके खाद नहीं मिलती, यूरिया नहीं मिलती, इसलिए दिक्कत होती है। देखिए लाइन लगने के बाद जब खाद नहीं मिल रहा था, ये विषय तो मेरे को समझ में नहीं आता है। अगर खाद ही नहीं होगा तो लाइन कैसे लगेगी? आज सिस्टम में कुछ दिक्कत होता होगा, लेट लतीफ़ी होता है, ये समझ में आता है, लेकिन खाद ही नहीं रहेगा तो किसी को लाइन लगाने थोड़ी ना बुलाएगा कोई दुकानदार। तो कुल मिला के वो सिस्टम के कारण या उनका नाम पर्ची वर्ची कटने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन खाद उपलब्ध होगा तभी वो किसान लाइन में खड़ा होगा। और दुकानदार भी जो अपने लैम्प्स के लोग वो भी बताएंगे भाई खाद नहीं, तो पहले ही बता देंगे लाइन में क्यों खड़े होगा। आखिरी के मेरे 1-2 सवाल आपसे रहेंगे सर, पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि बस्तर की जब बात होती है, जब एक तरफ नक्सलवाद पर इतनी कड़ी चोट सरकार की तरफ से की जा रही है, तो बस्तर जो इतना खूबसूरत है, हर कोई चाहता है कि बस्तर की खूबसूरती को निहारे, लेकिन वो मौका कब मिलेगा? जब पूरे तरीके से नक्सलवाद के दंश से मुक्त हो जाएगा बस्तर। तो पर्यटन की दृष्टि से कैसे सरकार बस्तर को लेकर काम कर रही है? देखिए बस्तर में माओवाद नक्सलवाद खात्मा की ओर है और बस्तर आने वाला समय में विश्व पटल में अपना पहचान दिलाने वाला है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बस्तर को 4 रेल लाइन का सौगात दिया है। आज हवाई यात्रा के कनेक्टिविटी के लिए अभी हमारे जगदलपुर से विशाखापट्टनम रायपुर का हवाई यात्रा चालू होने वाला है। अभी हमारा 4 लाइन का स्वीकृति रायपुर से जगदलपुर तक होने वाला है। जगदलपुर से सुकमा तक कोंटा तक 4 लाइन का विस्तार होने जा रहा है। और इसी के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से आप देखेंगे हमारे यहाँ प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने ऐसा प्राकृतिक उपहार दिया है। हमारे यहाँ बैलाडीला का विश्व का सबसे बड़ा अच्छा लोहा का खदान भी है। वहाँ दुड़मारास जैसा छोटा सा गांव विश्व पर्यटक के सूची में आज सम्मिलित हो गया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर के श्रेणी में सम्मिलित हो गया है। वहाँ भारत का नियाग्रा कहा जाने वाला चित्रकूट भी है, वहाँ तीरथगढ़ भी है, कोटमछर जैसा विश्व प्रसिद्ध गुफा है। ऐसे अनेकों ऐसे ऐतिहासिक स्थल है। और वहाँ बस्तर में एक चीज़ आपको बता दूँ, विश्व प्रसिद्ध दशहरा भी मनाया जाता है। भारतवर्ष में 3 दशहरा का नाम जिक्र होता है, तो उसमें से बस्तर दशहरा है। वो भी 75 दिन का ऐतिहासिक दशहरा मनाया जाता है। उसका सौभाग्य से उसका अध्यक्षता मुझे करने का सौभाग्य मिलता है। अमावस्या तिथि को प्रारंभ हो गया है और ये 75 दिन चलेगा। इस प्रकार से आने वाला समय में विश्व के लोग पर्यटक के दृष्टि से में आएंगे। और मैं तो आपके माध्यम से मैं उन्हें निमंत्रण भी देता हूँ कि अभी विश्व प्रसिद्ध दशहरा में आप आइए और बस्तर का संस्कृति का आनंद उठाइए और बस्तर का प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद उठाइए। और माओवाद नक्सलवाद लगभग खात्मे की ओर है, तो आपका सुरक्षा का गारंटी हमारे सरकार के हाथ में, इसका डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम सभी को स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा सर आपसे, शिक्षा के क्षेत्र की जब बात होती है तो बस्तर बहुत ही पिछड़ा हुआ एक ऐसा संभाग माना जाता है। 7 जिले हैं और इधर पूरे अगर प्रदेश की भी बात की जाए, अभी फिलहाल शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार आया है? कितने स्कूल खोले गए, कितने कॉलेजेस बने? स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो कितने हॉस्पिटल्स खोले गए? कैसे आगे बढ़ रहा है बस्तर? निश्चित ही शिक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे बस्तर बहुत पिछड़ा हुआ था। मैं स्वयं एक किसान का परिवार का बेटा, मेरे घर का अहाता में किनारे में स्कूल लगता था और वही मेरा पढ़ाई हुआ है। लेकिन 2000 के बाद जो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, लगातार गांव-गांव में स्कूल खुलने लगा। हर 5 किलोमीटर में हाई स्कूल खोलते खोलते आज हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, लगभग सभी क्षेत्र में आज स्कूल खुला हुआ है और लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अंदरूनी क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्र आज वंचित है, लेकिन वहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए पोटा केबिन जैसा खोल के वहाँ के बच्चों को वहाँ पढ़ाया जा रहा है। 35,000 से अधिक बच्चे पोटा केबिन में पढ़ते हैं। वहाँ एकलव्य विद्यालय खोला गया है। और इसी प्रकार से जाऊंगा छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा में आप जाएंगे, जाऊंगा एजुकेशन अब बना है। माननीय प्रधानमंत्री भी नाम में जिक्र किया है, वहाँ के सेंटर क्या बोलना चाहिए, वैज्ञानिक सेंटर का नाम लिया है। तो इस प्रकार से आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे। इसके साथ साथ खेल के क्षेत्र में आपको बता दूं, बस्तर के बेटे घुड़सवारी जैसे
गेम में अभी बेंगलोर में एक आयोजन हुआ था, कांस्य पदक जीता है। हमारे अबूज माड़ के बेटे मलकम जैसा खेल को कोई जानता नहीं था, आज इंडिया टैलेंट में जी गोल्ड मेडलिस्ट है। बीच गेम का आयोजन हुआ, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको बता दूं, जगदलपुर में एकमात्र महारानी हॉस्पिटल हुआ करता था, आज 6 जिले में जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, वहाँ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी अभी खोला गया है। अभी कुछ दिन के बाद ही उद्घाटन होने वाला है। हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अभी मेरे बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 3 दिन से दौरा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, और जल्द ही और भी स्वास्थ्य की दृष्टि से चाहे स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, वो भी खोलने का लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्रांति और शिक्षा क्रांति लाने की तैयारी है लगातार में। क्रांति की एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया बस्तर का, तो कैसा गर्व महसूस हुआ आपको? जी, मुझे बड़ा गर्व हुआ, क्योंकि एनडीए का पहली बार हमारी सांसद बनने के बाद एनडीए का गठबंधन का बैठक हुआ, और उस बैठक में मोदी जी ने हमारे एनडीए गठबंधन का इतिहास को बताया, और साथ में सिर्फ बस्तर के बारे में उन्होंने लगातार 2-3 बार बस्तर का नाम जिक्र किया, और विशेष करके बस्तर ओलंपिक को लेकर, जो बस्तर ओलंपिक में लगभग 1,65,000 लोग वहाँ सम्मिलित हुए। बस्तर पंडुम का भी आयोजन किया गया, उसमें हमारे बस्तर के साथ साथ अन्य राज्य के लोग भी सम्मिलित हुए। इसका मतलब बस्तर बदल रहा है। बस्तर के युवा चाहते हैं कि देश के साथ जुड़ना, सरकार के साथ जुड़ना, और माओवाद, नक्सलवाद या जो भी बस्तर के लिए जो के नुकसानदेह मतलब काम कर रहे हैं, ऐसे ताकत को कुचलने के लिए वहाँ के युवा भी सामने आ रहे हैं। इसलिए मोदी जी ने लगातार 3-4 बार उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया। मुझे भी बड़ा गर्व हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, इसी तरीके से बस्तर को आगे लेकर जाइए, यही उम्मीद करते हैं। और जो बस्तर के लोग आपको सुन रहे होंगे वो भी आपसे यही इस वक्त उम्मीद कर रहे होंगे कि बस्तर में एक नई तरीके की शिक्षा क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति आएगी। और मुझे लगता है कि यही वो कारक हैं कि मूलभूत सुविधाएं अगर बस्तर के लोगों को मिलेंगी तो बस्तर को लेकर जितने भी टैबू हैं, जो भी ऐसी दिक्कतें, चुनौतियां हैं, उनका सामना बस्तर के लोग सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सांसद जी, नमस्कार पूजा जी, चर्चा में जुड़ने नमस्कार, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।